So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Bipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular channel. In this video we are going to talk about the DPP2 and the most important questions of past year papers of biological classification chapter. In yesterday's video हम लोगों ने 60 important questions किए थे. आज भी हम 50-60 important questions करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के. ओके, सो प्लीज मेक श्योर आप हर चीज को गौर से सुने और आप लोग हर चीज को ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता रहूंगा जो कि आप अपनी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर सकते हैं. तो जो कल आपने व्हाइट शीट निकालनी थी उस व्हाइट शीट को निकाल के रखिए, अपने हाथ में एक पेंसिल या पेन रखिए जिससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए आसानी हो. राइट, सो लेट्स बिगिन. सो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. ओजोन क्लासेस नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एंड वी डू हैव अ बैकअप चैनल जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों जगह जाकर एक बार कनेक्ट हो जाइए. और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, दोस्ती यारी करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय. ओके, सबसे पहले देखो इसका नाम क्या रहता है, ओराइजा. Okay, if you will talk about the scientific name of rice, it's Oryza sativa, right? So यहाँ पर ये क्या रहता है, अल्टरनेरिया सोलानी. हमने कल देखा था अल्टरनेरिया सोनाली आपका क्या कर रहा था, ये आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कर रहा था. फाइटोप्थोरा इज डूइंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ये आपका होता है ज़ेंथोमोनास ओराइजी. सो ओराइजा यहाँ से मिल गया, ज़ेंथोमोनास आपका आंसर हो जाएगा. इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं. बायोलॉजी इज टोटली अबाउट लिंकिंग गाइस, राइट? सो इफ यू कैन लिंक दिस particular thing, then obviously you will be answering each and every question in a better way. So Xanthomonas is an answer without any confusion. और यहाँ पर species कौन सी होने वाली है ये आपको पता लग जाएगा डायरेक्टली उस प्लांट के नाम से जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है. So this was the first question. Thermococcus, Methanococcus and Methanobacterium exemplify. यानी किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have cytoskeleton as well as mitochondria. नाम में ही है कोकस बैक्टीरियम. बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटल नहीं होता. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. बैक्टीरिया कैन कंटेन साइटोस्केलेटल, रॉन्ग स्टेटमेंट. राइबोसोम हो सकते हैं 70s, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन्स होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन. दिस इज द करेक्ट पॉइंट. आर्की बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट बट वोज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड. ये बात आपकी गलत हो जाएगी. यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो यूकैरियोट से काफी ज्यादा हद तक रिजेंबलेंस शो करते हैं. तो यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स जिस तरीके के होते हैं उस तरीके के कुछ प्रोटीन्स इनमें, उससे होमोलोगस प्रोटीन इनमें देखने को मिलेंगे. सो आपको ये वर्ड पकड़ना है कि होमोलोगस प्रोटीन है, ये एग्जैक्टली आपके हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी. यहां पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि आपके एग्जैक्टली यूकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट रहेंगे. इट्स नॉट सेड ओवर हियर. यहां पर यह बोला गया है कि उससे रेलेवेंट जो आपके प्रोटीन्स है, उससे मिलते जुलते जो होमोलोगस प्रोटीन्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे. सो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो आपके जो आर्की बैक्टीरिया थे वो आपके यूकैरियोट से ज्यादा कनेक्टेड थे एज कंपेयर टू आपका यू बैक्टीरिया. यानी समझ लो आर्की बैक्टीरिया है, आपका यू बैक्टीरिया है एंड आपका यूकैरियोट है. तो इसमें से आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट आपके एक दूसरे से ज्यादा मिलते थे. यानी यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो यू बैक्टीरिया से कम सिमिलर थे, लेकिन आपके एंशिएंट आर्की बैक्टीरिया से थोड़ी ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रहे थे. तो आर्की बैक्टीरिया हमसे थोड़ा ज्यादा ही कनेक्टेड है. तो ये होमोलॉजी वाला जो फैक्टर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63. इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन. यानी यहां पर 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, जो किन्होंने दी थी, कार्ल वूज साहब ने दी थी. इन्होंने आपके बैक्टीरिया को यानी मोनेरा को भी 2 अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि था आपका यू बैक्टीरिया एंड योर आर्किया. सो इस 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया. आर्की बैक्टीरिया में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है? आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. नहीं, मैंने जस्ट अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि यूकैरियोट से और प्रोकैरियोट से दोनों से इनकी सिमिलैरिटी है. यूकैरियोट से थोड़ी ज्यादा सिमिलैरिटी है और यू बैक्टीरिया से थोड़ी सी कम. आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो आपकी सबकी एक जैसी होगी. ओके, राइबोसोम सबके 70s होंगे, तो जिन में भी 70s राइबोसोम है वो कैरेक्टर भी सेम मिलेगा. आर्की बैक्टीरिया रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल एस्पेक्ट, गलत बात है. हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सूडोम्यूरिन की बनी हुई, राइट? सो सारे के सारे 100% एस्पेक्ट आपके कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते.
आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे कि आर्किया जो रहता है इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि इसे काफी ज्यादा रेजिस्टेंट बनाता है, जो इसे किसी भी जगह पर सर्वाइव करवा सकता है। तो ये फैक्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये हैं खतरों के खिलाड़ी जिन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड आपके किस में प्रेजेंट है? ये आपके प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थे, यानी बचे हुए सारे एग्जांपल्स आपके खाली कर दो। थायोबैसिलस, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, तो मोनेरा में आ गया। राइजोपस फंगस में आ गया। एनाबीना नोस्टॉक किसमें आ गए? बैक्टीरिया में आ गए। बचा सिर्फ एक फाइजेरम। नहीं भी पता होता तो डायरेक्ट एलिमिनेशन से आप लोग आंसर निकाल सकते थे। ये जो है आपका डायरेक्ट एलिमिनेशन से पता लग जाएगा कि प्रोटिस्टा का ले देकर एक ही बंदा है। अगर बाकी सारे होते तो कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन एक ही है तो आंसर यही है 100%। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, यानी गंदी बात का पता लगाना है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, सही बात है, इनमें सेल वॉल नहीं होती तो ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से इन्हें आपका प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बिल्कुल गलत बात, ये पेनिसिलिन से सेंसिटिव नहीं होते, ये टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव होते हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन ने मार सकती है, ना कि पेनिसिलिन। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है यार, माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। दे आर कॉल्ड एज पीपीएलओ, यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी की लाइन है, ये बात भी ठीक है। तो आपकी सिर्फ एक बात गलत है, वो आपको यहां पर मिल गई। और समझ लो ये बात आपको नहीं भी पता थी तो कोई बात नहीं, बाकी 3 स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी में थी ना, बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट करो, जो नहीं मिली वो इनकरेक्ट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 66, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज से क्या क्या बिलोंग करता है? पफ बॉल और क्लेविसेप्स, ये आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। पेजिजा आपको एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। मोरकेला एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। बर्ड नेस्ट फंजाई, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको आप सयाथियम बोलते हैं। ओके, और पफ बॉल जिनको आप प्यार से लाइकोपर्डॉन बोलते हैं, लाइकोपर्डॉन, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? पफ बॉल्स, और आपके अगेरिकस मशरूम वगैरह ये सारे आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ये आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना था? यहां से इन सबको एलिमिनेट करना था। द आंसर इज इन योर हैंड्स। ओके, सो आप ये याद कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी में लिख लीजिए कि पेजिजा और जो मोरकेला है ये आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ये आपको याद करना है, राइट। क्लेविसेप्स इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी, सो देयर इज नो इशू इन दैट। बर्ड नेस्ट फंजाई का साइंटिफिक नाम याद करना है और पफ बॉल्स का साइंटिफिक नाम याद करना है, राइट। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में अभी सप्लीमेंट करनी है, फटाफट वीडियो पॉज करके लिख लो कहीं पे। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज बॉट बाय द एक्टिविटी ऑफ। क्यूरिंग ऑफ टी लीव कौन करता है भाई? सीधी सीधी बात है, बैक्टीरिया करता है। क्यूरिंग ऑफ टी लीव क्या होती है? टी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर आपको एनहेंस करनी है, फ्लेवर वगैरह अगर आपको बढ़ाना है, जो कि आपका टबैको में भी होता है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है? टी लीव्स को स्टोर करना पड़ता है ऑन अ शेडी प्लेस। तो काफी बार जो इन्हें पेड़ पर लटका दिया जाता है एंड उसके ऊपर बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट के लिए टाइम दी जाती है, जिससे कि आपका फ्लेवर एनहेंस हो पाए। सो बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये आपको क्यूरिंग की जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई है वो आपको एग्जैक्टली अपनी बुक में नोट डाउन करनी है। Which of the following environmental condition are essential for the optimum growth of म्यूकर, यानी म्यूकर जो कि एक फंगस है जो ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड पे ग्रो करता है, इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? देखो, अगर आप ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रखोगे, क्या फ्रीजर में रखने के बाद आपका वो ठीक से ग्रो कर पाएगा? नहीं। तो आपका बिल्कुल कम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकता, 4 डिग्री 5 डिग्री पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही आपका फ्रिज का टेम्परेचर रहता है। फ्रीजर का तो ऑब्वियसली आपका 0 या माइनस पे रहेगा, लेकिन आपका नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह आपका रूम टेम्परेचर पे ग्रो करता है, रूम टेम्परेचर पे आप खाना रखोगे ग्रो कर लेगा। और फंगस की सिंपल क्या क्या चीजें रहती है? आपको वार्म, ह्यूमिड और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको शेडी प्लेसेस देनी पड़ती हैं, राइट। इन सम ऑर्गेनिजम्स जो कि उतने ज्यादा थर्मोटॉलरेंट नहीं है, जिसका म्यूकर एक एग्जाम्पल है। सो आपको यहां पर देखना है कि ह्यूमिडिटी आपको अच्छे से देनी है, तो ह्यूमिडिटी यहां पर दे दो। ओके, सो वार्म आपका यहां पर हो गया, रूम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी हो गई, और एक शेडी प्लेस प्रोवाइड कर दो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं मिलता। तो क्या चीजें आपको देनी है? ए देना है आपको, डी देना है और ई देना है। ये तीनों चीजें दो, आपका बढ़िया तरीके से जो है म्यूकर आपका ग्रो कर लेगा। 69, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी फ्रैंकिया के बारे में सारी बातें ठीक है, एक्सेप्ट इट कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, रूट नोड्यूल्स लगा देगा और सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, मेरी पहली स्टेटमेंट से ऑल्टर कर रही है सेकंड वाली स्टेटमेंट। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि रूट नोड्यूल बना लेगा, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा। यहां पर बोल रहा है सिम्बायोटिक नहीं है, फ्री लिविंग है, तो यही स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड
okay, vesicle in which nitrogenase is protected from oxygen by chemical barrier involving triterpene hapanoids। यानी क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है देन इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट वेल। सो आपके ऑक्सीजन से इसे बचाने की कोशिश की जाती है, जो कि आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले चैप्टर में कि लैग हेमोग्लोबिन जो है बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। ये वहां से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है जिससे कि आपका नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से इनहिबिट ना हो। लाइक राइजोबियम इट यूजुअली इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन इन द होस्ट कॉर्टेक्स। यानी यहां पर अगर आप रूट देखेंगे एक प्लांट की, तो इस रूट हेयर के अंदर जो है ये पेनिट्रेट करते हैं सबसे पहले सॉइल में से, एंड आफ्टर दैट कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचने के बाद जो है ये आपका डिवाइड करते हैं। यानी आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में देखेंगे, आपको पता लगेगा किस तरीके से आपकी कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होती है, किस तरीके से आपका इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचते हैं फिर डिवाइड करते हैं, और किस तरीके से पूरा का पूरा नोड्यूल बना के आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली देखते ही पता लग गया था गलत है, बाकी भसड़ में पढ़ना ही नहीं है फिलहाल। 70 रेटिंग ऑफ जूट, ओके, फॉर द रेटिंग ऑफ जूट फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। यानी अगर आपको जूट की रेटिंग करनी है, यानी जूट के जो फाइबर्स अगर आपको सेपरेट करने हैं, तो आप क्या चीज यूज करेंगे? मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया, यानी मीथेन में ग्रो करने वाला, इसका कोई लिंक नहीं है जूट का और मीथेन का। ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, यहां पर आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो होता है, जो आपका ब्यूटारिक एसिड सिक्रेट करता है, वो एसिड क्या करता है, आपके जूट फाइबर्स को सेपरेट कर देता है, राइट। सो यहां पर जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नहीं, ये आपका डिजीज कॉजिंग होता है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन नहीं। सो यहां पर ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो एसिड होता है ये आपका रेटिंग ऑफ जूट फाइबर में काम आता है। बेजोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बेजोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो आपका पहली बात तो बेसिक रीजन में प्रेजेंट है, यानी जो अल्कलाइन पीएच 8 to 8.5 पीएच पे अच्छे तरीके से ग्रो कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके कहां मिलते हैं? ये आपको डीप मराइन रीजन्स में मिलते हैं। ओके, सो बेजोफिलिक प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जो ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं इन डीप मराइन सेडिमेंट्स। पहला ही स्टेटमेंट हमें सही मिल गया, लेकिन आगे के पढ़ लेते हैं। अगर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक रीजन में जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वो नहीं रहता, सिर्फ बेसोफिल है, तो आपका बेरियम से यहां पर कंफ्यूज किया जाने की कोशिश की जा रही है, राइट। सो रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एनरिच्ड इन एनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम। फिर वही बात कर दी, ग्रो स्लोली इन हाईली अल्कलाइन एंड फ्रोजन लेक्स। अगर दोस्तों अगर हाईली अल्कलाइन आप इन्हें कंडीशन दे रहे हैं, एंड इफ इट इज एन अल्कलोफिल, यानी एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा प्रोकैरियोट है जो आपका हाई पीएच पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, बेसिक पीएच पे अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्लोली नहीं होगी, बल्कि इसकी रोबस्ट ग्रोथ होगी, इसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपरली करेक्ट है, ये 100% करेक्ट है। बचे हुए स्टेटमेंट आपके 100% करेक्ट नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। वैसे ये क्वेश्चन अब आपका बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये पुरानी एनसीईआरटी में आपके बेरियम सॉल्ट्स के बारे में एक लाइन थी और आपका बेजोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में एक लाइन थी। अब इस क्वेश्चन के पूछे जाने की कोई रेलेवेंस आपकी नहीं दिखती, बट स्टिल लेट्स हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ 1-2 पॉइंट्स सो दैट अगर कभी आता है तो हम टारगेट कर पाए। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। किसकी बात हो रही है? लाइकन की बात हो रही है। फंगस इसमें क्या क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर अल्गी। सही बात है, सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फूड फॉर द अलगा, एल्गा फूड प्रोवाइड करता है क्योंकि एल्गा आपका फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये बात आपकी गलत हो गई। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, गलत, बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ओके, ना कि फंगस। रिलीज ऑक्सीजन फॉर द अलगा, जब फंगस फोटोसिंथेटिक ही नहीं है तो ऑक्सीजन क्यों रिलीज करेगा? तो आपका एक ही जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेट्रोवायरस। मतलब रेट्रोवायरस के बारे में गलत बात बतानी है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। पहली बात गलत है, क्योंकि रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? रेट्रोवायरस का मतलब यह है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, यानी आरएनए से डीएनए बना लेगा। इसके अंदर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना सकता है। तो डीएनए आ तो गया ना लाइफ साइकिल में, और क्या लोगे? तो पहली स्टेटमेंट ही आपका आंसर हो गई। आगे पढ़ लेते हैं। रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सही बात है, आरएनए से डीएनए बना लेगा। द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए, सही बात है।
ओके, बट डीएनए बना सकता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मेन इसका आरएनए ही है। रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही बात है। अगर रेट्रोवायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाए तो ट्यूमर जो है इंड्यूस कर देता है और बेसिकली आपके नॉर्मल जो सेल्स हैं उन्हें कैंसरस सेल में तब्दील कर देता है, राइट। बायोटेक में आपने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, बायोटेक में हम लोग रेट्रोवायरस का जो कैंसर कॉजिंग जीन है उसको रिमूव कर रहे थे और उसकी जगह डाल रहे थे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम पहुंचा रहे थे किसी भी एनिमल होस्ट सेल तक, राइट। सो इसीलिए जो है आपको वहां से भी डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है कि रेट्रोवायरल जो आपके कॉजेटिव एजेंट्स हैं इनसे आपका कैंसर या ट्यूमर्स होते हैं। सिमिलरली प्लांट में आपने देखा था अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसका टीआई प्लाज्मिड जो था वो आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, वो प्लांट में आपका ट्यूमर कॉज करता है। 74 वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज लाइसिस आर कॉल्ड एज। वायरस की भी दो अलग अलग तरीके की साइकिल्स होती हैं, पहली लाइटिक साइकिल जहां पर सेल का लाइसिस हो जाता है, एंड लाइसोजेनिक साइकिल जहां पर सेल जो है आपका बार बार डिवाइड करता रहता है। सो लाइटिक साइकिल में यहां पर बोला गया है जिसमें सेल का लाइसिस हो जाए, सो लाइटिक साइकिल जो है यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। लाइसोजाइम किसे कहते हैं, आपके आंसुओं में, म्यूकस में, ओके, सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम विच इज एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड, ओके। इसका जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेना देना है, लेकिन इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं है। लाइपोलिटिक मतलब आपके लिपिड को तोड़ने वाला, ओके, तो इसका भी कोई खास लेना देना आपका बैक्टीरिया से पेक्यूलियरली नहीं है। सो यहां पर आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक में से आपको सिलेक्ट करना था और लाइसिस ऊपर दिया हुआ है तो लाइटिक साइकिल आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बची हुई सारी चीजें आपको दी हुई हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज होके लाइटिक देख के लाइपोलिटिक मार दे, राइट। चलिए 75 फेनेटिक क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यानी आपको जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं उन सब का आप लोग एक लिस्ट बनाओ, आप उन्हें कंप्यूटर में कोड करो और बेसिकली आप उन सारे कैरेक्टर्स की चर्चा कर सकते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सही बात। द एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ये फेनेटिक नहीं है, फाइलोजेनेटिक हुई, राइट। फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी होता है, तो एंसेस्ट्रल लीनिएज की बात है, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डीएनए की सिमिलैरिटी के बेस पे आप लोग एक इवोल्यूशनरी चार्ट बना सकते हो जिसको आप लोग डेंड्रोग्राम बोलते हो, राइट। सो इवोल्यूशनरी चार्ट यहां पर बनाया जाता है जिसको डेंड्रोग्राम बोलते हैं, तो ये भी गलत बात है, ये भी आपका फाइलोजेनेटिक के बाद ही बनता है। एंड ओनली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये तो यार किसी में नहीं होता। आप कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखोगे, मोर कैरेक्टर्स आर ऑब्वियसली टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो आपका जो है ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। चलिए, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न अजोला, यानी एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग रहता है लेकिन वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बना सकता है, तो आंसर है आपका एनाबीना। क्यों, क्योंकि सिंपलीफिकली अगर आप देखें एजोला का नाम ले दिया है तो एनाबीना आपके लीफ ऑफ अजोला के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकता है। तो ये अगर आपको एक ही आंसर निकालना है, क्योंकि अजोला अब आपका स्पेसिफाई कर दिया गया है दोस्त, अदरवाइज आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। नॉस्टॉक भी आपका रेस में खड़ा था, लेकिन सिंस हमने एजोला बोल दिया तो हमने एनाबीना की तरफ जो है मेन इशारा कर दिया कि यहां पर ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकता है अजोला के साथ। ये पॉइंट आपका एम्स में भी बहुत पूछा गया है, तो आपको इस पॉइंट को सप्लीमेंट करना है इन योर एनसीईआरटी। 77 ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड, यानी आपका जो अगर ये पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसमें एक जो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसे आप बोलते हैं ओराई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व। देखो भाई, पीसीआर नहीं खेल रहे हैं, पीसीआर में आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होते हैं, राइट, फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज। और ये आरएनए प्राइमर जो है आपके यूकैरियोटिक जीन प्रोग्रेशन में भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज। टीलोमरेज का इसमें कोई रोल नहीं होता, राइट। मूव इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, यानी कि यहां पर बोला गया है कि रेप्लिकेशन फोर्क आपकी एक डायरेक्शन में बढ़ेगी और बोला गया है रेप्लिकेशन फोर्क आपकी बाय डायरेक्शनल वे में बढ़ेगी। कॉमन सेंस लगाओ, आपका यहां पर एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है सर्कुलर, दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हो ये बैक्टीरिया ठीक से रेप्लिकेट कर जाए तो आपको कितने स्ट्रैंड चाहिए होंगे एट द एंड, आपको 4 स्ट्रैंड चाहिए होंगे, राइट। एक जो डॉटर सेल जाएगा उसके लिए 2 स्ट्रैंड और एक जो डॉटर सेल जाएगा उसके लिए 2 स्ट्रैंड। सो आपको 2 से 4 बनाने हैं अगर, तो दोनों स्ट्रैंड का साथ में रेप्लिकेट करना जरूरी है, और दोनों स्ट्रैंड साथ में रेप्लिकेट करेंगे तो बाय डायरेक्शनल प्रोग्रेशन आपकी होगी, राइट। यानी इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा सिस्टम जो है
इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा ग्रो करती हुई रेप्लिकेशन फोर्क, इस साइड भी, क्योंकि अगर एक ही साइड में रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो करेगी तो एक ही स्ट्रैंड आपका ठीक से रेप्लिकेट कर पाएगा, राइट। सो दोनों साइड में जब आपकी ग्रो करेगी बाय डायरेक्शनल वे में, तो अब आपके दोनों के दोनों स्ट्रैंड साथ साथ बन जाएंगे और ओवरऑल आपका सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 4 स्ट्रैंड आपको मिल जाएंगे, 2 आपके एक डॉटर सेल में चले जाएंगे और 2 एक डॉटर सेल में। ये चीज आपको तब क्लियर होगी जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया, आ गया होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत डिटेल में करा चुका हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। और तब भी अगर नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, मैं आप लोगों के लिए एक एनिमेशन तैयार कर दूंगा जहां पर आपको रेप्लिकेशन ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ जुगाड़ लगा के बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इनोवेट माई कॉन्टेंट, तो मेरे लिए भी ये अच्छा रहेगा कि मैं कुछ नया आप लोगों के लिए तैयार करूं, राइट। सो जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट एनिमेटेड वीडियो ऑन रेप्लिकेशन, राइट। Lichens are well known combination of algae and fungi where fungus has saprophytic relationship with alga and epiphytic relationship with alga, parasitic relationship with alga, symbiotic relationship with alga। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है जिसमें हम सिम्बायोसिस इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एल्गी आपके फंजाई को खाना दे रहा है तो फंजाई भी उसे एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, राइट, उसको न्यूट्रिएंट लाकर दे रहा है, तो काफी सारे फंक्शन यहां पर आपका फंजाई भी करता है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं है, राइट। सैप्रोफिटिक का बोलते हैं जब आपका डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करता, लेकिन ये लिविंग एल्गा के साथ रिलेशनशिप में है। एपिफाइटिक मतलब किसी प्लांट पे ग्रो करना, राइट। पैरासिटिक मतलब किसी और के ऊपर एज अ पैरासाइट यानी उसके सारे न्यूट्रिशन को डेराइव करना और उसे कुछ ना देना, उसको डायरेक्टली हार्म करना, उसको डिजीज कॉज करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहां पर प्यारी सी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। 79 क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 इन नंबर एंड आर ऑलवेज सर्कुलर। यानी अगर आपके बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, न्यूक्लियोइड हमेशा डबल स्ट्रैंडेड और आपका सर्कुलर देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ये हमेशा सर्कुलर रहता है, चाहे आपका प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है तो वो भी आपका सर्कुलर ही देखने को मिलेगा। तो कितने भी रिंग्स हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, सारी की सारी सर्कुलर होंगी बैक्टीरिया के अंदर। दैट इज अ थंब रूल, दैट इज अ थंब रूल। ओके, आर ऑलवेज लीनियर, गलत बात, क्योंकि आप कोई भी बैक्टीरिया देखोगे आपको सर्कुलर ही मिलेगा। कैन बी ईदर सर्कुलर और लीनियर, गलत बात। ओके, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल, नहीं हो सकता, राइट। सो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका प्लाज्मिड हो चाहे न्यूक्लियोइड हो, दोनों के दोनों सर्कुलर ही होंगे और कोवेलेंटली क्लोज्ड होंगे, यानी बिल्कुल एकदम सर्कुलर फॉर्म में पैक्ड रहेंगे। ओके, 80 Which one of the following statements about the viruses is correct? वायरस के बारे में सही बात का पता लगाओ। वायरस possess their own metabolic system, गलत बात। इन्हें एक सेल की जरूरत पड़ती है तब जाके उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को ओवरटेक करते हैं, ओवरकम्पास करते हैं। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, गलत। सिर्फ डीएनए या आरएनए में से एक प्रेजेंट हो सकता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, ये किसी के सेल के बाहर ग्रो नहीं कर सकते। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड, गलत बात है। प्रोटीन ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कैप्सिड और उस कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उन्हें आप प्यार से क्या बोलते हैं, उन्हें आप प्यार से बोलते हैं कैप्सोमेयर्स, राइट। कैप्सोमेयर्स आप उन्हें बुलाते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, यानी टीएमवी जो होता है जिसमें आपका यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, उसके बाद आपके कैप्सोमेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है दोस्तों आपका 300 नैनोमीटर के आसपास और आपका 300 नैनोमीटर के आसपास। ओके, ये एन है और क्रॉस 20 नैनोमीटर। ये आपकी सिर्फ रटने की बात है, ये आपके पुराने जो मॉड्यूल्स हैं उनमें दी हुई होती थी, पुरानी एनसीईआरटी में भी गिवन थी। तो आपको ये चीज सप्लीमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नीट में नहीं आएगा, बट स्टिल एक लाइन एक वर्ड लिखने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तो आपका जो है आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी लंबाई से 15 गुना कम है, राइट। सो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, ट्यूबुलर फिलामेंट बोला गया है। अगर ये दोनों साइड से बराबर होता तो इसे हम स्क्वायर बोल देते ना। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, यानी इसकी जो विड्थ है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। सो ये जो है आपका 15 गुना साइज में बड़ा रहेगा। ओके, अगर ये आपका 1x है तो ये आपका 15x है, यानी ये अगर आपका 20 नैनोमीटर है तो ये आपका 15 गुना हो जाएगा, ये आपका 300 नैनोमीटर हो जाएगा, राइट। 82 वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज viruses are no more alive than isolated chromosome because they require both RNA and DNA, they both need food molecules, they both require oxygen for respiration, they require the environment of cell to replicate। ये जब दूसरे के सेल में जाते हैं तभी रेप्लिकेट कर पाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वही बात जो है घुमाकर पूछी गई है कि अगर ये सेल के बाहर हैं
तो इन्हें जो है आप लाइव कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्हें सेल के अंदर जाना है तब ये लिविंग कंसिडर होंगे। बाहर तो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह अजीब पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो है नॉन लिविंग केस में पड़ा हुआ है। 83 इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। यानी आर्की बैक्टीरिया को आप कहां रखोगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में? ऑब्वियसली इट्स आर्किया। ओके, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में होते हैं? मोनेरा में प्रेजेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, खत्म। चलो, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द न्यूट्रिशन। दिखते ही मार दो कहीं पे भी, न्यूट्रिशन, क्योंकि जो आपके बैक्टीरिया थे इनमें मल्टीपल थिंग्स ऑफ न्यूट्रिशन थी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन थी। ओके, इसके बाद आप देखेंगे प्रोटिस्टा, इसमें भी आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्यूमुलेशन के आपके क्राइटेरिया थे। अगर आप देखोगे फंगस तो इसमें टोटली ये सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक थे। प्लांट आपके टोटली ऑटोट्रॉफिक थे, और जो आपके एनिमल्स थे ये टोटली हेटेरोट्रॉफिक थे। सो यहां पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, बट इट वाज नॉट द प्राइम क्राइटेरिया। सबसे पहले जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो इस बेसिस पे रखी गई थी। ओके, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल वॉल वाज द मेन एस्पेक्ट। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो प्लांट, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो एनिमल। लेकिन जब आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया 1969 में, आर एच विटेकर साहब ने जो दिया, उसमें इन्होंने न्यूट्रिशन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि सेल वॉल का क्राइटेरिया तो उस टाइम पर ऑलरेडी डिफाइंड था, राइट। सो इन्होंने न्यूट्रिशन के बेसिस पर फिर जो है आपका बेसिकली काफी सारी चीजें जो है इनमें ऑल्टर करी। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल है ही नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आपका यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो था उस हिसाब से आपकी बाइफर्केशन करी गई थी, तो उसमें आपका सारे प्रोकैरियोट्स को पहले ही कोपलैंड साहब ने किसमें, मोनेरा में फिट कर दिया था। तो आर एच विटेकर साहब का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यानी ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं यूज हो चुके थे, सिर्फ ये वाला कैरेक्टर आपका बचा हुआ था जो यूज किया। ये आपका कोपलैंड साहब ने यूज कर लिया मोनेरा के लिए, ये आपका 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस साहब ने यूज कर लिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल था ही नहीं। देखो यार, साफ साफ सी बात है, राइट। सो यहां पर क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचा, तो आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किन्होंने कौन सा दिया है। 85 द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। ओके, ट्रांसडक्शन मतलब एक बैक्टीरिया का जो जीनोम है या फिर पर्टिकुलर जीनोम आपको ट्रांसफर करना है बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो यहां पर जो है आप वायरस के थ्रू किसी बैक्टीरिया में कोई जीन अगर इंसर्ट करा रहे हो, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करा रहे हो, उसे आप ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोलते हो, राइट। ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस और थ्रू बैक्टीरियोफेज। सीधी सी बात है, बैक्टीरियोफेज भी तो आपका वायरस ही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो गई, पहली स्टेटमेंट हमें सही मिल गई। आगे देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कंजुगेशन, इसे आप कंजुगेशन ही बोलते हो, जिसमें सेक्स पाइलस आपका इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम द मदर सेल, तो ये तो आपका डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम अनदर एक्सटर्नल सोर्स, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ट्रांसडक्शन में आपका वायरस इन्वॉल्व होता है, राइट। 86 द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन अ लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। यानी अगर आपने लैब में बैक्टीरिया उगाए हैं, ग्रो किए हैं, तो उनके ग्राफ की शेप क्या आएगी। समझ लो यहां पर जो है आपने बैक्टीरियल ग्रोथ रखा है और इस साइड आपने टाइम रखा है। जब आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो आपके बैक्टीरिया का नंबर पहले स्लो 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 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आपके न्यूट्रिएंट को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो आपका लैग फेज आ जाएगा, यानी स्लो ग्रोथ फेज आ जाएगा। उसके बाद अचानक से बैक्टीरिया आपका पकड़ लेगा कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ करनी है, तो यहां पर आपका ये जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ओके, देन 128, 256 एंड सो ऑन। सो एक के बाद डबल होते जाएगा, तो सीधी सी बात है ये जो है अपना अच्छे से ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद ये स्टेशनरी फेज में आ जाएगा। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है? स्टेशनरी फेज का मतलब ये है कि आपकी उनकी जो ग्रोथ है अब वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका रुकने का कारण ये है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप लैब में ग्रो कराते हो तो अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स वहां पर नहीं होते, एक कल्चर प्लेट में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सिग्मॉइड ग्राफ कब आता है? जब आपका अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट हो, राइट, तो उसमें ग्रो ही करता चला जाता है सामने वाला ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब लैब है तो इसमें एक पर्टिकुलर कल्चर प्लेट में आपका लिमिटेड न्यूट्रिशन है, तो यहां पर आपका वो खत्म होने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? स्टैग्नेंट फेज आ जाएगा, स्टेशनरी फेज आ जाएगा, और फिर आएगा डिक्लाइन फेज और द डीसेलरेशन फेज। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर डिक्लाइन फेज में आपके बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे। क्यों मरने लग जाएंगे? पहली बात तो न्यूट्रिशन कम है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये टॉक्सिक कंपाउंड्स जो बनाते हैं, या फिर इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इनका एक्यूमुलेट होता रहता है, और इन
नेगेटिव चीजों की अक्यूमुलेशन के कारण आपके फर्दर बैक्टीरिया डिवाइड या ग्रो नहीं कर पाते, तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न दैट यू आर सीइंग ओवर हियर इज नॉट सिग्मोइड इन केस ऑफ लैब केस, इट इज हाइपरबॉलिक, राइट, इट इज हाइपरबॉलिक, क्योंकि यहां पर लिमिटेड न्यूट्रिशन है। लैब बोलने का मतलब आपका यही है कि न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं है, ये रेगुलर केस है, राइट। सो स्ट्रेट लाइन कभी देखने को नहीं मिलती यार बैक्टीरिया में। देखो वो स्टार्टिंग से ही नहीं ग्रो करना स्टार्ट करेगा सेम रेट पे, क्योंकि जितना बड़ा आपका इनिशियल नंबर रहेगा उतना ही बड़ा आपका फाइनल नंबर भी रहेगा। अगर एक बैक्टीरिया है तो वो कितने बनाएगा, 2, लेकिन 1 करोड़ बैक्टीरिया है तो उतने ही टाइम में वो कितने बना लेंगे, 2 करोड़। सो ओवरऑल इंपैक्ट बढ़ जाता है अगर आपका इनिशियल नंबर बड़ा है तो, राइट। सो कभी भी वो कांस्टेंट रेट पर ग्रो नहीं करता, वो हमेशा एक्सपोनेंशियली जाता है। ओके, सो हाइपरबॉलिक इज द आंसर। 87 सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, काफी जो बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पर ग्रो कर सकते हैं, यानी इस एंटीबायोटिक पर ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। आपके डेटॉल का ऐड आता है, आपने देखा होगा 99.9% कीटाणु मारता है, 0.01 क्या डेटॉल मार नहीं सकता। बट ये प्रोबेबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया का जो म्यूटेशन रेट है उस हिसाब से आपको पता है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका नेचुरली सिलेक्ट कर लिया जाएगा और वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर ही लेंगे। सो इंड्यूस्ड म्यूटेशन गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड नहीं नेचुरल म्यूटेशंस होती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने यहां पर डाला जिससे आप इसे दोनों चैप्टर्स में लिंक करके पढ़ सको, राइट। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, यानी अगर आपका ये बैक्टीरिया है तो इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के अलावा छोटी छोटी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें आप प्लाज्मिड बोलते हो। ओके, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जो आपका मेन क्रोमोसोम है इसके बाहर का मटेरियल है, पहली लाइन सही मिल गई। मेन डीएनए गलत बात है, मेन डीएनए आपका न्यूक्लियोइड होता है ना कि प्लाज्मिड। नॉन फंक्शनल डीएनए गलत बात, ये ऑटोमेटिकली आपका इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकता है, ये काफी सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इसके अंदर हो सकते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग जीन भी इसके अंदर हो सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेटिव जीन नॉट एट ऑल। प्लाज्मिड आपके जो है आपके यूनिक होते हैं, राइट। सो ये आपका 88 का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पहले ही आपको मिल गया था, तो आगे आपको जाना ही नहीं था। ये आपका 100% करेक्ट स्टेटमेंट थी, तो आप आगे बिना ऑप्शन देखे भी बढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सारे ऑप्शन पढ़ा जरूर करें। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। पहला ही सही मिल गया यार, देखो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। पहला फेज क्या है आपका, लैग, जब स्लोली ग्रो करेगा। दूसरा लॉग यानी एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरा आपका स्टेशनरी फेज और चौथा आपका डिक्लाइन फेज। अभी अभी बनाया था ना 2 मिनट पहले, देखो ये बनाया तो था, ये आपका लैग था, फिर ये आपका लॉग हुआ, फिर ये आपका स्टेशनरी हुआ, फिर ये आपका डिक्लाइन फेज हुआ। पहला ही आपको ऑप्शन सही मिल गया, मारो और आगे बढ़ो, खत्म। विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर, सीड एंड फ्लावर से कौन सी डिजीज आपकी फैलती है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, कॉर्न स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। सो लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है ये आपकी कहां, स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर। जैसे ही आपकी फ्लावरिंग होती है वैसे ही आपके स्मट आ जाते हैं उसके ऊपर, और जैसे ही फ्लावरिंग होगी तो आपके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर जो फ्लावर का स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको पता है ना फीमेल पार्ट में, तो यहां पर स्टिग्मा के ऊपर जो स्मट है वो आपका आ जाएगा और ये अंदर तक चला जाएगा पॉलन ट्यूब के साथ साथ, राइट। तो यहां पर जो आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा, जहां पर आपका एम्ब्रियो और फर्दर सीड बनता है, यहां तक भी आपका पूरा का पूरा स्मट जो है पहुंच जाता है। तो व्हीट के केस में आपका जो लूज स्मट है, ओके, वो आपका सीड और फ्लावर के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो बार्ले में और कॉर्न में यूजुअली जो स्मट रहता है, ये आपका सीडलिंग सीडलिंग स्टेज में डिजीज कॉज करता है, ओके। और जब आप यहां पर देखेंगे तो आपका बेसिकली जो आपका स्टेम पार्ट है, ओके, जो प्लूम्यूल से अराइज होता है, उस स्टेम पार्ट में आपका डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्ट करते हैं। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट इज द करेक्ट आंसर। आप ये जो डायग्राम है ये बनाकर नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से स्मट आपका पहले फ्लावर को इन्फेक्ट करेगा और फिर आपके नए आने वाले सीड तक को इन्फेक्ट कर देगा। सो आपको ये याद रहेगा, राइट। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी प्लांट अगर आपके स्टोर किए गए हैं तो उनके ऊपर कौन सी चीज जाकर टॉक्सिन सिक्रेट कर सकती है? एस्परजिलस, बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये एफ्लाटॉक्सिन सिक्रेट करती है, एफ्लाटॉक्सिन, ओके। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम कौन सा टॉक्सिन सिक्रेट करता है? आपका येलो राइस टॉक्सिन। सो सिंस यहां पर आपके क्रॉप का नाम नहीं लिया गया है तो राइस भी क्रॉप मानी जाएगी, ऑब्वियसली इट्स अ स्टेपल क्रॉप, स्टेपल फूड जो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं,
इंडिया में तो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है राइस एंड व्हीट एंड मेज, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स हैं। तो एस्परजिलस है ये यार आपका एफ्लाटॉक्सिन बनाएगा जो काफी सारी क्रॉप्स को हार्म कर सकता है, और पेनिसिलियम का जो येलो राइस टॉक्सिन है ये आपका राइस को हार्म कर सकता है। सो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, दोनों में से आप कुछ भी कर देंगे आंसर सही मिलेगा। लेकिन पेनिसिलिन जब राइस आए तब स्पेसिफिकली आप लोग मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एस्परजिलस के एफ्लाटॉक्सिन को भी डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। दोनों ही आपके करेक्ट है, मतलब कोई गलत नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि क्रॉप का नाम मेंशन नहीं है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस बिल्कुल स्पेसिफिक मोज़ेक वायरस है, और क्वेश्चन देखते ही मैं समझ गया था कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है तो आपका जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूछा होगा, जो कि होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक और यूनिक टाइप ऑफ डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज यूजुअली इसमें जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है, राइट। अलग अलग टाइप के आपको डीएनए और आरएनए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपका कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के लिए, सीएमवी के लिए आपका बहुत पेक्यूलियर होता है। तो ये आपका अच्छा एग्जांपल है जो कि आपको एनसीईआरटी में नोट डाउन करना है, राइट। व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए कौन सी बात सही है? ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेज, यानी नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में भी ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। ऑक्सीजेनिक मतलब आपका फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सबसे ज्यादा प्रिमिटिव बट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में काउंट होने वाले आपके सबसे पहले बैक्टीरिया थे, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजनिक हो गया। तो नॉन ऑक्सीजनिक वाले सारे ऑप्शन गलत। नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में भी, मतलब देखो नाइट्रोजिनेज क्या होता है, आपका ऐसा एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। अब कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं आपके हेटेरोसिस्ट, जिनके अंदर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो हेटेरोसिस्ट जो रहता है इस पर थिक कवरिंग होती है जो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देती, तो आपका नाइट्रोजिनेज यहां पर नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। और जो नॉर्मल आपके सेल होते हैं एक आपके फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर, वहां पर आपका क्या होता है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो सकती है और ऑक्सीजन लिबरेट हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजनिक भी है और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यहां पर हो सकता है, तो नाइट्रोजिनेज तो इसमें होगा ही होगा। अब इनके लिए अलग से बैक्टीरिया थोड़ी बनेगा जिसमें आपका कोई ऑक्सीजन ना हो, इसमें कुछ सेपरेट कंपार्टमेंट बन जाते हैं, उन कंपार्टमेंट्स में कोई ऑक्सीजन नहीं होती जिससे नाइट्रोजिनेज आपका बढ़िया काम कर सके। सो पहला ऑप्शन आपका सही है, विदाउट नाइट्रोजिनेज भी आपकी गलत बात हो जाएगी, राइट। चलो 94, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया, यानी आपके खतरों खिलाड़ी के लिए सही बात कौन सी है? ऑल आर हेलोफिल, गलत बात। सारे सॉल्ट में ही थोड़ी मिलेंगे, कुछ हाई टेम्परेचर पे मिलेंगे, कुछ लो टेम्परेचर पे मिलेंगे, कुछ आपके हाईली प्रेशर वाली कंडीशन में मिलेंगे, कुछ सल्फर स्प्रिंग्स में मिलेंगे। ऑल आर फोटोसिंथेटिक, गलत बात है। ऑल आर फॉसिल, गलत बात है, अभी तक भी सर्वाइव कर रहे हैं तो फॉसिल कैसे हुए? ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, राइट। सो आगे अंदेशा है अगर दुनिया खत्म होती है तो आपकी सिर्फ लिमिटेड चीजें ही बचेंगी, जाहिर सी बात है, जिनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे कि आपके आर्की बैक्टीरिया और एमडीएच मसाले वाले चचा जी, ओके। उसके अलावा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो ओल्डेस्ट जो लिविंग बींग्स हैं वो आपके आर्की बैक्टीरिया थे, सबसे प्रिमिटिव, इसलिए इन्हें आर्की बोला गया, ओके। आप देखते होंगे हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं उनके डिपार्टमेंट होते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग डिपार्टमेंट, ओके। सो यहां पर क्या हुआ, आर्की का मतलब ये होता है पुराना, सो इसीलिए इसका नाम आर्की बैक्टीरिया रखा है। ये बहुत ही पुराने हैं, ये सबसे पहले अर्थ पे आने वाले कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स में है जो आज तक भी चले आ रहे हैं, राइट। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू सेल वॉल, सही बात है, पहला ही सही हो गया। देखो सेल मेम्ब्रेन तो सब में सेम ही होती है, देखो यार, ओके। आपका प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, राइबोसोम का कोई लेना देना नहीं है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से, ना ही साइटोप्लाज्म का। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो आपके स्टेन को रिटेन कर लेता है अपनी सेल वॉल को थिक होने की वजह से, और जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये आपके एक पर्टिकुलर स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते। सो स्टेन लेने की जो कैपेसिटी है उसकी वजह से हमने इन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव बोला है। जैसे कि समझो, यहां पर समझ लो, मैं एक केस ले लेता हूं, यहां पर मैंने आपका क्रिस्टन वॉयलेट डाला, ओके, मैंने आपका वॉयलेट स्टेन यहां पर डाला। सो जो सेल है वो अगर ये स्टेन रिटेन कर लेगा तो उसकी जो आपको दिखने लग जाएगी बाउंड्री, वो आपकी पर्पल या वॉयलेट आपको दिखने लग जाएगी। इसको आप वॉश भी कर दोगे अल्कोहल वगैरह से तो भी ये स्टेन रिटेन हो जाएगा। सो इसका मतलब आपका बैक्टीरियम कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। अगर आपने यहां पर डाला सेम स्टेन और उसके बाद आपने इसे धो दिया और वो स्टेन रिमूव हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहां जो है ये स्टेन को रिटेन नहीं कर पाया, सो इट इज ग्राम नेगेटिव। इसको कंफर्म करने के लिए यहां पर सेफ्रेनिन वगैरह भी डाला जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल है फर्दर ऑरेंज हो जाता है। सो इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि वॉयलेट स्टेन आपका पर्टिकुलरली रिमूव हो गया, क्योंकि वो रिमूव होगा तभी जाके आपका ऑरेंज स्टेन बाइंड कर पाएगा, ओके। तो इसीलिए आपका यहां पर कंफर्मेशन के लिए आपका
काउंटर स्टेनिंग की जाती है और एक सेकंड डाई भी डाली जाती है। तो सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। इतना डिटेल में नहीं पूछा था, सिर्फ नाम बताना था। एडहेसिव पैड ऑफ फंजाई पेनिट्रेट टू द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, यानी एडहेसिव पैड जो होते हैं फंगस के वो पेनिट्रेट करते हैं होस्ट में किस वजह से? पहली बात तो ये फोर्स करते हैं किसी भी चीज को। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये वहां पर एंजाइम सिक्रीट करते हैं और आपके जो प्लांट होस्ट होते हैं उनकी सेल वॉल को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन देख लो, मैकेनिकल प्रेशर यानी सामने से प्रेशर डालेंगे, अपने पूरे फोर्स हाइफल पूरे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको आप पूरा जोर लगा देंगे, और एंजाइम जो कि आपका सेल्यूलोज को आपका डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज जो है ये यूज कर लेंगे। हुक एंड सकर ये आपका एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपके जैसे प्लेटीहेलमिंथस वगैरह है, जब वो आपके एंडोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, किसी एनिमल के अंदर जाते हैं तो हुक और सकर का काम होता है। हुक उन्हें किसी भी ऑर्गन पे अटैच करने का काम कराएगा और सकर जो है वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराएगा। सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, ओके देखो एक तरीके से सही बात है, लेकिन इसे सॉफ्टनिंग ना बोलकर हम लोग जो है आपका सेल वॉल लाइसिस बोल सकते हैं। ओके, ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर। सो ये दोनों चीजें आपकी सही हैं लेकिन पार्शियली ठीक हैं। आपके दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, आपके हाइफे का प्रेशर भी प्लस आपका एंजाइम भी। तो ये वाला आपका अप्रोप्रिएटली 100% करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट अगर आप देखो, अगर आप करेक्ट भी मानो तो सिर्फ 50% करेक्ट है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट इनमें मिसिंग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, बिना देखे मार दो यार, पक्सिनिया ग्रामिनिस। कल भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था। रस्ट की बात कर रहे हैं तो पक्सिनिया आएगा। उस्टिलागो कब आता है? ये जब आपके स्मट की बात कर रहे होते हैं हम लोग, राइट। फाइटोप्थोरा, ओके आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अल्ब्यूगो कैंडिडा आपका मस्टर्ड के अंदर, समझ रहे हो? तो यहां पर सिर्फ आपका पक्सिनिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रस्ट बोल दिया गया है स्पेसिफिकली, आपका पक्सिनिया ही आंसर आएगा। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड, ओके सो आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बहुत लार्ज नंबर लिए जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। सही बात है, ऑप्शन ही नहीं है। सिंथेटिक सिस्टम देखो यार कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं, राइट। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स आप लोग कंसिडरेशन में लेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोग इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडरेशन में लेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। नेचुरल सिस्टम, जिसमें आप मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, सारे फिजियोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं और इनके बीच की नेचुरल एफिनिटीज भी देखते हैं। यानी दो ऑर्गेनिज्म अगर आप देख रहे हैं, उनके बीच में आप लोग अगर कंपैरिजन करा रहे हैं तो उनकी नेचुरल एफिनिटी और उनके सारे कैरेक्टर्स को आप लोग कंपेयर करेंगे। सो इन चारों में से नेचुरल सिस्टम इज द बेस्ट। ओके, मतलब फाइलोजेनेटिक आपका सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या पूछा गया है यहां पर? लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेट पूछा गया है, किसमें लिए जाते हैं। ओके, फाइलोजेनेटिक तो आपका अभी रिसेंट आया है, सो बहुत अच्छा माना जाता है इसे, क्योंकि इसमें आपके काफी सारे एनालिटिकल टूल्स यूज हो जाते हैं, जिस वजह से आपको बहुत मजा आ जाता है। लेकिन नेचुरल सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से इट इज द बेस्ट। सो क्वेश्चन में देखना है कि पूछा क्या है, उस हिसाब से हमें जो है डिसाइड करना है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन, जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें देखो क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। कल मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, आपकी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो जाती है जिनका नाम होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमा का मतलब होता है कलर यानी पिगमेंट। ओके, सो यहां से आप लोग पता कर लो क्रोमेटोफोर। साइनोबैक्टीरिया चैप्टर नंबर 8 आपका डायरेक्ट जो है सेल वाले चैप्टर में इसका डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट दे रखी है। ओके, क्रोमोप्लास्ट नहीं बोला जाता, क्रोमेटोफोर बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये आपका देखो एक तरीके का प्लास्टिड है, ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये आपका नहीं प्रेजेंट रहता आपका प्रोकैरियोट में। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, ये वैसे आपका यहां पर नहीं मिलेगा। सो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर जो है आपका, ये आपका सही हो गया। ओके, क्रोमेटोफोर सही हो गया, क्रोमोप्लास्ट आपका गलत हो जाएगा। 100 कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, यानी कोलुमेला कैसा स्ट्रक्चर है? अब आपके काफी सारे अलग अलग जो फंगस है उनमें अलग अलग चीज देखने को मिलती हैं। सो यहां पर जो आपका राइजोपस रहता है, यहां पर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे इसका हाइफे, यानी जो आपका इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे आप इसका हाइफे बोलते हो। इसके अलावा इसमें स्पोरेंजियोस्पोर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, और वो जो स्पोर हैं वो आपके एक हॉलो स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं जिसे आप कोलुमेला बोलते हो। तो कोलुमेला जो है ये आपका इनके स्पोरेंजियम में देखने को मिलेगा। राइजोपस इज योर करेक्ट आंसर, और ये चीज आपको एनसीईआरटी में मेंशन करनी है क्योंकि आपकी एम्स में पूछा गया भी क्वेश्चन है। पहले आपके बहुत आउटर क्वेश्चन आते थे, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, उसमें ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कोलुमेला पे अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो जस्ट लेट मी
जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कॉलुमेला पे ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन पे वीडियो चाहिए या नहीं, सो दैट आई कैन मेक दम अप इन 1-2 डेज। 1-2 दिन में आपकी 4-5 वीडियो बनाकर इस पूरे टॉपिक को अच्छे से खत्म कर देंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आओ उड़ा उड़ू देंगे, राइट। In the 5 kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue green algae? blue green algae किसमें होता है? बैक्टीरिया, यानी आंसर मोनेरा है, हमें पता है, लेकिन तब भी देख लो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोल दिया, अगेन मोनेरा है। मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया भी मोनेरा का ही होता है। सीधा ही एक लाइन सुनते ही पता लग गई थी, लेकिन तब भी हमने पूरा पढ़ के इसको करेक्ट कर दिया। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन मतलब क्या वर्ड पकड़ना है हमें? बैक्टीरियोफेज या वायरस वर्ड देखना है सिर्फ। बैक्टीरियोफेज इज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन अनदर बैक्टीरियम हैविंग स्पेशल ऑर्गन ऑफ कंजुगेशन। ये आपकी कंजुगेशन की बात कर दी, सेक्स पाइलस के थ्रू। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रेन नहीं, कंजुगेशन बिटवीन, सारे टर्म्स आपके कंजुगेशन के हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे कंजुगेशन पढ़ाना पड़ेगा इन कमिंग डेज, तो आपकी इस पर एक वीडियो आ जाएगी, हो सकता है आज ही आ जाए, राइट। तो आपका इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ वायरस या बैक्टीरियोफेज वर्ड यहां पर देखना था, जो आपको पहले ही मिल गया था, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, अ बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट, यानी हर 35 मिनट में बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाते हैं। एक कल्चर ऐसा है जिसमें 10⁵ सेल्स प्रेजेंट है पर ml और उसे 175 मिनट तक आपने ग्रो किया। सो आफ्टर 175 मिनट बैक्टीरिया का नंबर क्या होगा? देखो इनिशियली आपका 10⁵ है, समझ लो आपने 35 मिनट ग्रो कराया तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁵, फिर आपने 35 मिनट और दिए यानी 70 मिनट दिए तो 4 × 10⁵ हो जाएगा। फिर आपने दिए 105 मिनट, सो 8 × 10⁵ हो जाएगा। फिर आपने दिए 140 मिनट, सो 16 × 10⁵ हो जाएगा। और फिर आपने दिए 175 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 32 × 10⁵ हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ढूंढ लो, ये आपका आंसर हो गया, खत्म करो। डबल डबल ही तो करना है ना हर 35 मिनट में। 5 आपकी जनरेशन बोली गई है, 175 मिनट का टाइम बोला गया है, 5 से इंटू कर दो। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेंगे। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, काफी स्टूडेंट डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, 4 से 5 बने, 5 × 10⁵, और गलती से वो तो ऑप्शन दे नहीं रखा तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से ऑप्शन मिल जाता तो काफी स्टूडेंट उसमें मिस्टेक कर देते। द डीएनए ऑफ इकोलाई इज, इकोलाई का डीएनए कैसा होता है? चाहे न्यूक्लियोइड की बात करें चाहे प्लाज्मिड की बात करें, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही होगा, जाहिर सी बात है। डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर गलत बात हो गई, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड आपकी गलत बात हो गई। तो आपको डायरेक्टली जो नॉलेज है उस बेसिस पर आप लोग सीधा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो वाले, राइट। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का क्या रोल है? देखो काफी सारे बैक्टीरिया तो आपके कार्बन जो है उसको फिक्स करते हैं, यानी उससे ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया की संख्या काफी कम है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जो है ये आपका ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये आपका हेट्रोट्रॉफिक है। सो ऑटोट्रॉफिक वाले जो है ये आपके काफी कम है, यानी कि यहां पर आपको हेट्रोट्रॉफिक के रिस्पेक्ट में आंसर बताना है। ये क्या करते हैं, ये आपके डिग्रेड कर देते हैं आपकी काफी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और उससे कार्बन जो है रिलीज कर देते हैं, जिससे इट कुड बी फर्दर सप्लीमेंटेड इन द एनवायरमेंट। तो कीमोसिंथेसिस, देखो कीमोसिंथेसिस में आप लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेकर के और अपना खाना बनाते हो, ये बात गलत हो जाएगी। डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आपके कार्बन से बनते हैं, राइट। सो इनडायरेक्ट रेलेवेंस यहां पर ऑर्गेनिक अगर आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा कि कार्बन की ही बात हो रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब डाइजेशन होगा तो क्या रिलीज होगा? आपका CO2 ही तो एट द एंड ऑफ द डे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के बीच में यूज होगा ना, मतलब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा और अदर कार्बन प्रोडक्ट्स निकलेंगे, इनको यूटिलाइज कर लोगे आप लोग। मेन रोल ऑफ कार्बन साइकिल में फोटोसिंथेसिस मेन रोल नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। ऑटोट्रॉफिक काफी कम होते हैं। असिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, देखो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं कार्बन मेटाबॉलिज्म से, नाइट्रोजन की बात आ गई है, एक ही ऑप्शन आपका ले देके सही है। फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट अ टेम्परेचर 100 से 105, तो ये इन्हें आप क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स, ओके, थर्मोफाइल्स, जो कि आपके हायर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। आर्की बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक ढूंढ लो, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, सही है। बचे हुए देख लेते हैं। हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं भाई, आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया ये आपके गट ऑफ ल्यूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। मेराइन आर्की बैक्टीरिया ये आपके हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप प्यार से हेलोफाइल्स बोलते हो। यानी एक ही स्टेटमेंट आपकी 100% करेक्ट है, ए वाली, ओके। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी आपका यू बैक्टीरिया में आ गया ना, आपको खतरों का खिलाड़ी बोलना है, आपको आर्की बैक्टीरिया की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 107, पक्सीनिया फॉर्म यूरिडिया एंड डैश टीलिया ऑन बीट लीव्स, एसिडिया इन बारबेरी लीव्स, पिकनिया इन बारबेरी लीव्स,
एशिया ऑन वीट लीव्स। ओके, सो पक्सिनिया जो है इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेजेस होती हैं जो वीट के ऊपर, वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? ये दो चीजें बनाता है वीट के ऊपर, एक आपका यूरिडिया और एक आपका टिलिया। ओके, जो कि आपका टिलिडियोस्पोर्स बना सकता है। ये वाला आगे आपके चल के यूरिडियोस्पोर बनाएगा, ये वाला आगे चल के आपका टिलियोस्पोर बनाएगा। इसके अलावा यहां पर जो है बेसियोस्पोर देखने को मिलते हैं, एशियोस्पोर देखने को मिलते हैं, राइट। सो काफी सारा लोचा है यहां पर, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूरिडिया और टीलिया आपका कहां बनेगा? आपका वीट लीव्स पे बनेगा। प्लस आपका वीट को यूरिडिया जो है बार बार इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन टीलिया ऐसा नहीं करता। टीलिया आपका जो है फर्दर बेसियोस्पोर में कन्वर्ट होकर जो है जर्मिनेट कर जाता है और आपका फिर जो है डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, जिसके बाद एशिया बन जाते हैं। यानी देखो, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं एक्स्ट्रा एज में ये टॉपिक करा दूंगा। आप चाहोगे तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि वीट के ऊपर दो स्टेजेस होती हैं, यूरिडिया और टीलिया, जो कि यूरिडियोस्पोर और टिलियोस्पोर बना लेंगे, खत्म सी बात है। एक बात आपको याद रखनी है, यूरिडिया जो है बार बार इन्फेक्ट करता है आपका, राइट, लेकिन टीलिया जो है ये लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है, ये बारबरी लीफ पे जाकर इसके स्पोर्स जो है फर्दर जाकर ग्रो करते हैं, और एशिया, बेसिडिया और काफी सारे और भी आपके स्पोर्स जो है जनरेट होते हैं। 5 डिफरेंट काइंड के आपके स्पोर यहां पर देखने को मिलते हैं, और वो जो है बार बार एक साइकिल में रिपीट होते रहते हैं, जिससे कि आपके बेसिकली आपका वीट जो है इन्फेक्ट होता रहे। सो आपको टीलिया वाला जो वर्ड था ये यहां पर पकड़ना था। ओके, ये चीज आप लोग एनसीईआरटी में लिख लो, सिर्फ इतना लिखा है ये। इन पे एक एक्स्ट्रा एज वीडियो बन जाएगी, सो उसको आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ देखना है, उसे नोट नहीं करना, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होगी, आपको बिल्कुल भी नोट नहीं करना उस चीज को। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, लेकिन आपको उसे नोट नहीं करना है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन सिंस इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, आपको पता लगेगा कि नेचर कितना वास्ट है, सो वी आर श्योरली गोइंग टू मेक दैट राइट इन कमिंग डेज। वायरस इज पोजेस, यानी वायरस में क्या होता है? राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन। देखो भाई, जिस पे हमला करेगा उसके राइबोसोम यूज करेगा। ऑर्गेनेल्स फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते, ये जिस सेल में जाता है उसके ऑर्गेनेल यूज करता है। ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। ओके, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो यहां पर बोला गया है ईदर डीएनए और आरएनए, यानी दोनों में से एक होगा। ओके, दोनों नहीं होंगे, ये बात आपकी करेक्ट हो जाती है, सही। 9, which of the following is free living aerobic non photosynthetic nitrogen fixing bacteria? ओके, क्या बोला गया है? फ्री लिविंग होना चाहिए, फ्री लिविंग होना चाहिए, तो यहां पर क्या कर दोगे आप लोग? फ्री लिविंग है तो इसको सिम्बायोटिक वाले को आपका काट दो। ओके, उसके बाद बोला है नॉन फोटोसिंथेटिक, तो फोटोसिंथेटिक वाले को काट दो, एक ऑप्शन आपका बचा ले देके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। एलिमिनेशन पे था, टोटली एलिमिनेशन बेस्ड था। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे, इसके बारे में कल बात कर चुके थे, इसके बारे में भी एक चीज आपकी बची थी जो अब आपको पता लग गई, दैट व्हाट काइंड ऑफ फिक्सर इट इज। ओके, आपको पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर अभी ये डायग्राम्स या एग्जांपल्स याद नहीं भी हैं तो चल जाएगा, नो इश्यूज। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहां होती है? आपके यूकैरियोटिक सेल में आपकी कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ATP सिक्रीट करता, सिंथेसाइज करता है, सॉरी। सो ये जो आपका ATP है, ये आपका एनर्जी कहां बनती है आपके बैक्टीरिया के अंदर? मीजोसोम में। हम लोगों ने क्या बात की थी कि मीजोसोम इज द होमोलोगस थिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। सो यहां पर जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ये आपकी इनफोल्ड हो जाती है, एंड दिस मेम्ब्रेनस इंट्रूजन्स आर कॉल्ड एज मीजोसोम, जो आपके न्यूक्लियोइड डिवीजन और न्यूक्लियोइड के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है इन द डॉटर सेल्स। एंड आफ्टर दैट जो मीजोसोम है ये आपका किस में काम आता है? ये आपका रेस्पिरेशन में इसका मेन रोल है, राइट। So these are the 50 questions for today. I hope you got them very well, and we are soon going to cover this whole topic of biological classification. कल आपके खत्म हो जाएंगे। एक बुरी खबर है मेरे लिए, तुम्हारे लिए न्यूट्रल रखूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है, कि मेरे एग्जाम्स जो हैं होंगे, पोस्टपोन हो गए थे, एक बार खबर आई थी कैंसिल भी हो गए हैं, लेकिन अब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस बदल दी हैं, तो हमारे फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होंगे। सो आई नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल। तो अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा वीडियो डाल दूँ तो देखो, मैं जो कमिटमेंट कर चुका हूँ वो मैं पूरी करूँगा, राइट। सो मैं अगर कभी बहुत ज़्यादा वीडियो डाल दूँ तो देख लेना और समझ जाना कि कल परसों शायद मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं अपना जो बैकलॉग है वो मैं एडवांस में अपना क्लैरिफाई करता हुआ चलूंगा। समझ लो मुझे अगले दिन कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना है, राइट, समझ लो अगले 3-4 दिन, तो मैं आज ही जो है आपके 10 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, या तो मैं उन्हें रेगुलर टाइम पेस पर अपलोड करता रहूंगा, या फिर मैं बेसिकली जो है आपका एक दिन अपलोड कर दूंगा जिससे आप उन्हें देख सकें, क्योंकि जब रिसर्च वर्क में बहुत टाइम लगता है यार। सो आई एम जस्ट
टेलिंग यू कि आपको मैं बैकलॉग में नहीं रहने दूंगा, मैं आपको एडवांस काम दे दूंगा लेकिन मैं आपको लटकाऊंगा नहीं। यानी अगर मैंने जो वादा किया है मैं उससे एक दिन पहले आपको वीडियो दे दूंगा, लेकिन एक दिन लेट नहीं होगा। जो आपसे प्रोमिसेस हुए हैं वो सारी प्रोमिसेस आई एम गोइंग टू कीप ऑल द प्रोमिसेस। सो कीप शोइंग योर सपोर्ट, कीप शोइंग योर लव एंड विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड वेट फॉर द DPP 3 जिसमें और भयंकर तरीके से हम लोग मचाने वाले हैं। राइट, लव यू, बाय।